मीरपुर खास में ये खबर है कि आटे की लाइन में भगदड़ मचने से एक शख्स जान भागा और ट्रैक्टर ट्राली पर आटे की बोरी लदी हुई है और उसके नीचे से थोड़ी सी जगह से एक खातून घिसटती हुई बोरी को लेकर निकल रही है। तो क्या वजह है कि हमारे ज़राअत के ये अहवाल है कि हमें गंदम बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही है और इसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। लोगों की भीख पर चल रहा है। कभी हम IMF की तरफ देखते हैं, कभी हम सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, कभी तुर्की की तरफ देखते हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं कि अगर आपने सर्दियों की शामें अपनी खिड़कियों से देखी हैं और भूख अगर आपने बर्दाश्त नहीं की तो फिर आप लोगों को बचत का किफ़ायत शारी का दर्स ना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक बहुत मशहूर उनका कौल है कि अगर दरियाए दजला के किनारे पर कोई भी कुत्ता भूखा मर जाए तो उसके लिए भी उमर जिम्मेदार होगा। वो वाक़या तो आपने सुना होगा कि एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये रात के दौरा कर रहे थे, रात का जैसे कि रूटीन में वो किया करते थे मुमलिकत का अहवाल जानने के लिए। तो बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, मुसलसल रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने और पूछा कि क्या बच्चे क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा जी कि भूख की वजह से रो रहे हैं और हमारे पास खाने को कुछ नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक उसी वक़्त फ़ौरन अपने खादिम के साथ बैतुल माल गए। वहाँ से खाने पीने की जो ज़रूरी अशिया थी वो लीं और मुलाजिम गुलाम को कहा कि मेरे कंधे पर लाद दो। मुलाजिम ने कहा कि हुज़ूर मैं ये उठा लेता हूँ। तो आपने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ नहीं उठाओगे। तो उन्होंने अपने कंधे पर वो उठाया और लेकर गए और वहाँ जाकर लकड़ियाँ जलाई और खाना खुद पकाने में मदद फरमाई। और मुलाजिम बताते हैं कि मैंने जब वो फूंकनी से उसमें फूंक मार रहे थे आग को दहकाने के लिए, तो हज़रत उमर फ़ारूक की दाढ़ी में से धुआं निकलते हुए और आंखों से पानी निकलते हुए देखा। मीरपुर खास में ये खबर है कि आटे की लाइन में भगदड़ मचने से एक शख्स जान भागा। इसी तरह एक और ट्रैक्टर ट्राली पर आटे की बोरी लदी हुई है और उसके नीचे से थोड़ी सी जगह से एक खातून घिसटती हुई बोरी को लेकर निकल रही है। इसी तरह एक और दूसरी खातून भी निकलती हुई नजर आ रही है और एक बच्चा उसमें से 10-12 साल का वो उसमें दाखिल हो रहा है इसी तगोदो में कि आटा मिल जाए। हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत हमारे मुल्क में मैक्सिमम बहुत से मुल्कों से बहुत ज़्यादा एरिया ज़राअत पे मुनहसर है और काश्त की जाती है। तो क्या वजह है कि हमारे ज़राअत के ये अहवाल हैं कि हमें गंदम बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही है और इसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। आम आदमी की पहुंच से बाहर और लोग 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त नहीं 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। और जबकि हमारे हुक्मरान जब बाहर के मुल्क पे दौरा करते हैं तो 5 स्टार होटल से नीचे वो उनके मिजाज को पसंद नहीं आते होते। सबसे बड़ी जो चेन ऑफ होटल्स होती है उसमें वो जाकर कैंप करते हैं और बल्कि बाद का पूरा पूरा विंग, पूरा पूरा फ्लोर वो अपने और अपने रफ़ाक़ाए कार के लिए बुक करवा लेते हैं। ये एक तीसरी दुनिया का मुल्क है जो कि लोगों की इमदाद पर चल रहा है, लोगों की भीख पर चल रहा है। कभी हम IMF की तरफ देखते हैं, कभी हम सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, कभी तुर्की की तरफ देखते हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं। ये वजूहात क्या हैं? हम क्यों अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते? अब 75 साल में अगर हम देखें कि हमारे साथ या हमारे बाद भी जो मुल्क आज़ाद हुए हैं वो तरक्की के किन किन मनाजिल से गुजर कर कहाँ पहुँच चुके हैं और हम अभी तक आपस की लड़ाइयों झगड़ों उससे ही नहीं निकल रहे। ये जो आटे की किल्लत है, चीनी की किल्लत है, महंगाई है, इसको अभी मैं एक अस्पताल से भी जो एक मेरा जो शोबा है उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैंने डिपार्टमेंट से कहा कि जी ये चीज़ें हैं, इनकी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है।
تو انہوں نے کہا جی کہ آسٹیرٹی کی وجہ سے، یعنی جو کفایت شعاری کی جو ایک پالیسی ہے اس کی وجہ سے ہم نئی چیزیں بھی نہیں خرید رہے. تو ایک طرف تو قوم کو، لوگوں کو، پبلک کو جو ہسپتال جو سہولیات دے رہے ہیں ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا پڑتا ہے. دوائیاں موجود نہیں ہیں، انجیکشن موجود نہیں ہے، ٹرپیں کم تعداد میں ہیں. اسی طرح ایمرجنسی کا جو سامان ہوتا ہے، اسی طرح جو روٹین کی جو ادویات ہیں، بلڈ پریشر کی، شوگر کی، جو کہ سارا سال لوگوں کو ساری زندگی کھانا پڑتی ہے، ان کے لیے بھی بجٹ نہیں ہے، پیسے نہیں. اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آسٹیرٹی کریں اور کفایت جاری کریں، نئی چیزیں نہ خریدیں، نئی پالیسیز نہ بنائیں، نئے جو ٹینڈرز ہیں ان کو آپ اگنور کریں. اگر آپ نے کفایت جاری کرنی ہے تو حکمران بھی کفایت جاری کا مظاہرہ کریں. حکمران کے ساتھ جو اسکواڈ ہوتا ہے، جو باہر کے ملک پہ جو دورہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، اگر 4 لوگوں سے گزارا ہوتا ہے تو پانچواں شخص نہیں ہونا چاہیے. اگر 10 لوگوں سے گزارا ہوتا ہے تو 15 یا 20 نہیں ہونے چاہیے. اور پھر اسی طرح وہاں جا کر آپ نے اگر قیام کرنا ہے تو آپ اپنی ایمبیسی میں وہاں آپ ٹھہر جائیں. آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جب آپ اپنے جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تو آپ جا کر رہتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس. ابھی آپ پاکستان ایمبیسی میں، جہاں کہ میرا خیال میں کیپیسٹی اتنی بھی ناپید نہیں ہوگی کہ 10 12 15 لوگوں کو وہ ٹھہرا سکے، بلکہ باقاعدہ ادھر ارینجمنٹ ہو چاہیے کہ جب تک ہم اپنے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر لیں گے اس وقت تک تمام جو لوگ ہیں جو دورہ کریں گے وہ اس ملک میں پاکستان ایمبیسی کے پریمیسز میں جا کے ٹھہریں گے. ایک تو سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا، دوسرا ان کا رہائش کا مسئلہ نہیں ہوگا، پاکستان کے خزانے پر بوجھ جو ہے وہ کم ہوگا اور لوگوں کو بھی ایک تاثر جائے گا کہ ہاں یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک تصویر جو ہے وہ پچھلے دنوں میں بہت وائرل ہوئی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری کسی گاؤں میں گئے ہیں اور وہاں پر وہ بڑے موڈ میں، بڑے ایکشن میں وہ لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ پکچر کھنچوائی ہے. اس میں مور دین 50% بچے ننگے پاؤں تھے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کے مبینہ طور پر جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ شاید ₹1,00,000 سے اوپر کے جوتے تھے. تو اگر ہمیں لوگوں کو بھاشن دینا ہے، وہ ایک ہے نا کہاوت کسی کی کہ اگر آپ نے سردیوں کی شامیں اپنی کھڑکیوں سے دیکھی ہیں اور بھوک اگر آپ نے برداشت نہیں کی تو پھر آپ لوگوں کو بچت کا، کفایت شعاری کا درس نہ دیں. پھر آپ لوگوں پر حکومت کرنے کے، لوگوں پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے.